नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 12 मार्च के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी का संदेश प्रधानमंत्री मोदी को झकझोर देगा और वो कृषि कानूनों पर कोई फैसला लेंगे। ये बड़ा बयान दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब माचिस और अगरबत्ती पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी ने चुनाव आयोग में कर दी है इसकी शिकायत, जिसके बाद बंगाल में भाजपा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बड़ा बयान, नौकरी की मांग करने पर केंद्र सरकार दे रही है एंटी नेशनल यानी कि देशद्रोही होने का टैग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और किसान का मुद्दा बंगाल में भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। महात्मा गांधी का संदेश प्रधानमंत्री मोदी को झकझोरेगा और वह कृषि कानूनों पर कोई फैसला करेंगे, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए शुक्रवार को उम्मीद जताई कि महात्मा गांधी का संदेश प्रधानमंत्री मोदी को झकझोरेगा और वह कृषि कानूनों पर कोई फैसला करेंगे। गहलोत ने दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां आयोजित मार्च को रवाना किया। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन पर कहा, आज के दिन दांडी मार्च के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी खुद भी साबरमती आश्रम से इसको मार्च रवाना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक गांधी जी का संदेश उनको झकझोरेगा। हो सकता है कि शाम तक वो कोई फैसला करे तो मुझे बहुत खुशी होगी, देशवासियों को खुशी होगी। इसके साथ ही गहलोत ने कहा, यह देश का दुर्भाग्य है कि जिन किसानों ने आजादी की जंग में हिस्सा लिया हो, जो अन्नदाता हो, हम लोग उनके लिए जिद पकड़कर बैठे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सरकारों को कभी जिद नहीं करनी चाहिए। सरकारों को हमेशा नतमस्तक होना चाहिए जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने, मतदाताओं के। केंद्र सरकार अगर इन कानूनों को एक बार वापस ले भी लेती है तो क्या फर्क पड़ेगा। एक बार आप वापस ले लीजिए कानून को, 4 से 6 महीने में आप बुलाकर बात कर लीजिए किसानों से भी, राज्य सरकारों से भी, विपक्ष की पार्टियों से भी, नया कानून लेकर आ जाइए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फैसले की बात है जो प्रधानमंत्री मोदी को करना है, सरकार को करना है। उन्होंने कहा, आंदोलन को 4 महीने लगभग होने को आए हैं, क्या अब भी वे इतनी हठधर्मिता दिखाएंगे। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है देश में, पूरा मुल्क देख रहा है। इतना आक्रोश है लोगों के अंदर की कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनको अभी ये महसूस नहीं हो रहा है। गहलोत ने कहा, उनको महसूस नहीं हो रहा है, पर पूरे देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है। किसानों में तो है ही है, आम लोगों के अंदर भी है। ये सरकार ने क्यों इतना झूठ हट कर रखा है। सरकारें कभी भी जिद नहीं करती हैं, हट नहीं करती हैं। गहलोत ने कहा कि इस आंदोलन को लेकर पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री प्रधानमंत्री को सही सलाह देंगे, जिससे कि उनको वापस सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि मुझे वास्तव में क्या कदम उठाना है किसानों के हित के लिए। गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या में इजाफा पर कहा, जनता को सभी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए ताकि राजस्थान यह जीती हुई जंग हार नहीं जाए। गहलोत ने कहा, सरकार ने छूट दी है लोगों पर विश्वास करके, अगर उसके बावजूद लापरवाही हुई तो सख्ती से कदम उठाए जा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब माचिस और अगरबत्ती पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर बांट रही है बीजेपी। टीएमसी ने चुनाव आयोग में की शिकायत। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर माचिस और अगरबत्ती पर पीएम मोदी की फोटो लगाकर लोगों में बांटने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग को की है। बता दें, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगातार लगा रही हैं। सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जोड़ा सांको विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की ओर से अगरबत्ती और माचिस के पैकेट्स का वितरण मंदिर में हुए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेता जेपी नड्डा की तस्वीर लगी है। तृणमूल द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए शिकायत पत्र में तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन का हस्ताक्षर किया हुआ है। बताते चले कि इससे पहले पिछले दिनों सरकारी विज्ञापन पर सभी जगहों से तस्वीर हटाने का निर्देश दिया था। इतना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर से भी पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के निर्देश आयोग दे चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा, नौकरी की मांग करने पर केंद्र सरकार दे रही है एंटी नेशनल का टैग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला जारी है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने गुरुवार को विदेशी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है, वहीं आज यानी शुक्रवार को उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, विद्यार्थियों को नौकरी चाहिए लेकिन सरकार दे रही है पुलिस के डंडे, वाटर गन की बौछार, एंटी
मल्टीनेशनल का टैग और बेरोजगारी। इसके साथ राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स वांट जॉब्स यानी विद्यार्थियों को नौकरी चाहिए का हैशटैग भी लगाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकारी कर्मचारी चुनाव आयुक्त नहीं हो सकते, यह संविधान का मखौल उड़ाने जैसा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि देश में कहीं भी किसी भी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस आदेश का उद्देश्य चुनाव आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने के मामले में सुनाया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और BR गवई की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 और 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अदालत को पूर्ण न्याय करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 144 सभी अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करने के लिए बाध्य करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार में किसी पद पर बैठे व्यक्ति को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपना संविधान का मखौल उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने कहा कि चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो केंद्र या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत या लाभ का पद धारण करता है, चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह फैसला तब आया है जब शीर्ष अदालत ने गोवा सरकार को राज्य में नगर पालिका परिषद चुनाव कराने के लिए अपने कानून सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए रोक दिया। गोवा में कानून सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक परेशान करने वाली तस्वीर है कि एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार के साथ रोजगार में था, गोवा में चुनाव आयोग का प्रभारी है। पीठ ने आदेश दिया कि इसके बाद ऐसे किसी व्यक्ति को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि गोवा सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसने राज्य के 5 नगर पालिकाओं के चुनाव रद्द कर दिए थे, क्योंकि कानून के अनुसार महिलाओं के लिए वार्डों को आरक्षित नहीं किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 169 दिन बाद रेलवे ट्रैक से हटे प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसान, हो चुका है बड़ा नुकसान। बोले सरकार नहीं मानी तो फिर आंदोलन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ रेल पटरियों पर धरना दे रहे किसानों के एक समूह ने 169 दिनों के बाद अपना आंदोलन रद्द कर दिया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के इस धरने की वजह से पिछले कई दिनों से यात्री ट्रेनों और मालगाड़ी की आवाजाही पर असर पड़ रहा था। जानकारी के मुताबिक रेल पटरियों पर इन प्रदर्शन की वजह से अमृतसर से ब्यास के बीच चलने वाली 60% ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित थी। धरना खत्म करने के बाद KMSC ने बयान जारी कर कहा कि रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित होने से उन्हें और व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। यूनियन ने कहा कि गेहूं की फसल की कटाई का सीजन आने और दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन को और मजबूत करने के लिए हम अपना धरना अभी खत्म कर रहे हैं। KMSC के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम अभी स्थिति पर नजर रखेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाती तो हम धरने पर लौट भी सकते हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के ही एक और नेता सविंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद अमृतसर दिल्ली मार्ग पर देवीदासपुरा में रेल जाम खत्म करने का निर्णय किया। जंडियाला स्टेशन के पास देवीदासपुरा अमृतसर रेलवे स्टेशन के करीब 25 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा किसान केवल यात्री गाड़ियों को रोक रहे थे, लेकिन केंद्र ने माल गाड़ियों को भी रोकने का फैसला किया, जिससे किसानों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को काफी नुकसान हुआ। वर्तमान परिस्थितियों में किसानों ने सर्वसम्मति से यहाँ आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ किसान करेंगे रैली, वेस्ट बंगाल से होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। इस बीच खबर आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि किसान 5 चुनावी राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ रैली करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने नंदीग्राम में 13 मार्च को किसान महापंचायत का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 से 14 मार्च तक पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में किसान महापंचायत का ऐलान किया है। गौरतलब है कि किसान नेताओं ने हाल ही में यह कहा था कि वे देश भर में किसानों से संपर्क कर यह कहेंगे कि वे किसी भी राजनीतिक दल को वोट दें, बीजेपी को नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला, घोटाले का पर्दाफाश करते हुए मांगी जांच। जी हां दोस्तों, बसों का अनुबंध देने के लिए मोदी सरकार और राज्य सरकारों के बड़े पैमाने पर रिश्वत दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ दस्तावेज जारी किया, जो इस घोटाले का पर्दाफाश करते हुए यह साबित करने की कोशिश थी कि स्कैनिया बस घोटाले पर बड़े पैमाने पर ठेका देने के लिए रिश्वत दी गई, जिसका खुलासा स्कैंडवेन की रिपोर्ट के बाद साबित होने का दावा किया गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने
दस्तावेजी सबूत पेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, न खाऊंगा न खाने दूंगा का आपका नारा कहां है? इस घोटाले पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार खामोश क्यों है? कांग्रेस ने इसे एक बड़ा घोटाला बताते हुए पूरे मामले की जांच कराने और खुलासा करने की भी मांग की। पार्टी ने नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, अनंत गीते सहित दूसरे उन नेताओं के वह चित्र जारी किए हैं जिनमें स्क्वाड इंडिया के अधिकारियों के साथ बसों के अनुबंध को लेकर चर्चा करने के संकेत मिलते हैं। इन चित्रों में उन बसों की भी तस्वीरें हैं जिनके लिए अनुबंध किया जाना था। हालांकि पार्टी ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि बसों के इस अनुबंध में कितनी बड़ी रकम का घोटाला किया गया और किस किस मुख्यमंत्री को कितनी कितनी रकम घूस के तौर पर दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता का वीडियो संदेश, जल्द लौटूंगी, जरूरत पड़ी तो व्हील चेयर पर करूंगी रैली। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार शाम कथित रूप से कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस हादसे में टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता को काफी चोटें आई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को ममता बनर्जी ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों को अपनी सेहत की जानकारी दी और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह कुछ ऐसा न करें जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा अपने वीडियो में ममता बनर्जी ने कहा कि वह ठीक होते ही चुनाव के लिए व्हील चेयर कर कैंपेन करेंगी। अपनी सेहत की जानकारी देते हुए बंगाल की सीएम ने कहा, मेरे सिर में काफी दर्द है, बीते दिन मैं लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी, तभी उनके पैर में चोट लग गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम ममता बनर्जी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं, उनके बाएं पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। बंगाली में बोलते हुए ममता बनर्जी कहती हैं, मुझे हाथ, पैर और लिगामेंट में चोटें लगी हैं। मैं कार के पास खड़ी थी जब मुझे कल धक्का दिया गया था। मैं जल्द ही कोलकाता से रवाना हो जाऊंगी। बता दें कि बुधवार को घायल अवस्था में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया था कि यह हमला जानबूझकर कराया गया है, यह एक राजनीतिक साजिश है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इस हमले को ममता बनर्जी का ही सियासी पाखंड बताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला दे बोले राहुल गांधी, भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। उन्होंने डेमोक्रेसी से संबंधित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह ट्वीट किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक न्यूज रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। इसमें स्वीडन इंस्टीट्यूट को डेमोक्रेसी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भारत पाकिस्तान की तरह एक ऑटोक्रेटिक देश बन गया है, यह बांग्लादेश से भी खराब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रीडम हाउस रिपोर्ट द्वारा भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र बताने के बाद अब वी डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने भारत को डाउनग्रेड करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के फ्रीडम हाउस ने लोकतंत्र को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया था। उस रिपोर्ट में भी भारत की श्रेणी डाउनग्रेड की गई थी। हालांकि भारत सरकार ने भी रिपोर्ट का करारा जवाब दिया था। सरकार ने रिपोर्ट को भ्रामक, गलत और अनुचित करार दिया था और कहा कि देश में सभी नागरिकों के साथ बिना भेदभाव समान व्यवहार होता है, तथा जोर दिया कि चर्चा, बहस और असहमति भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि फ्रीडम हाउस की डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक वाली रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का दर्जा घटकर आंशिक रूप से स्वतंत्र रह गया है, पूरी तरह भ्रामक, गलत और अनुचित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर्स प्रोटेस्ट, 4 महीने में तीसरी बार भारत बंद करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ये ऐलान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों ने तीसरी बार भारत बंद का आह्वान किया है। किसान नेता बूटा सिंह बुर्ज गिल ने कहा, आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर सभी किसान 26 मार्च को शांतिपूर्ण भारत बंद करेंगे, जो सुबह से शाम तक प्रभावी रहेगा। पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा भारत बंद। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की राह पकड़े किसानों की अगुवाई करने वाले संगठनों का समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को कहा, बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की हिंसा में किसान शामिल नहीं होंगे। हम जनता से भी सहयोग करने की अपील करते हैं। ऐसा देश में पहली बार है जब किसी आंदोलन के चलते तीसरी बार भारत बंद किया जाएगा। पहले कब हुआ भारत बंद? इससे पहले किसानों ने 8 दिसंबर 2020 और 6 फरवरी 2021 को भारत बंद करते हुए देश के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे को कुछ घंटों के लिए जाम रखा था। हालांकि इस बंद का असर कुछ ही राज्यों में देखने को मिला। तीसरा भारत बंद 26 मार्च को किया जाएगा, लेकिन अभी किसानों ने बंद की टाइमिंग की घोषणा नहीं की है। जल्द ही सहमति बनने पर किसान तारीखों का ऐलान करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ।
ममता बनर्जी पर हमले से भड़के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, ट्रेनें रोकी, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को चोट लगने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। यही नहीं, गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर हमले का आरोप लगाते हुए ट्रेनें रोकी। टीएमसी समर्थक और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह कदम बागची रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका। यह रेलवे स्टेशन सियालदह हसनाबाद लाइन पर स्थित है। बुधवार को नंदीग्राम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने शाम 6 बजे के करीब एक मंदिर के बाहर खुद पर हमला होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पैर में चोट आई है। फिलहाल वह कोलकाता में अपना इलाज करा रही हैं। ममता के इलाज में जुटी डॉक्टरों की टीम का कहना है कि उन्हें पैर के टखने में चोट आई है। इसके अलावा सीने में दर्द हो रहा है। टीएमसी का कहना है कि वह इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी। वहीं निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से एक पैनल घटनास्थल पर भेजने की बात कही है, जो पूरे मामले की जांच करेगा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगा। आयोग ने पहले ही अपने पर्यवेक्षकों और राज्य प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के निदेशक मणिमय बनर्जी ने कहा, उन्हें बाएं पैर के टखने में चोट आई है। इसके अलावा दाएं कंधे पर भी चोट के निशान हैं। यही नहीं, गले पर भी चोट आई है। उन्होंने सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने की भी शिकायत की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान, 28 को जलाएंगे कानूनों की होली। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में तेजी लाने की नए सिरे से रणनीति तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। इस बार की बंदी पूरे दिन की होगी। योजना एक भी वाहन के सड़क पर न आने देने की है। दूसरी तरफ युवाओं को दोबारा आंदोलन से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। इसका फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार दोपहर बाद बैठक में किया गया। इसमें किसान संगठनों का जोर आंदोलन को दोबारा तेज करने का रहा। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बुधवार को किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि इस बार भारत बंद के दौरान किसानों के ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे। सरकार और उससे जुड़े लोग लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है और अब किसान आंदोलनों में लोग नहीं आ रहे हैं। बूटा सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को बताने के लिए कि किसानों का आंदोलन अभी जीवित है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत बंद शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। इस बार सड़क पर एक भी वाहन नहीं होगा, यहाँ तक कि किसान के ट्रैक्टर भी बंद रहेंगे। बूटा सिंह ने बताया कि जिस तरह 8 मार्च को देश भर की महिलाओं ने सभी किसान आंदोलन स्थलों पर जुटकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, उसी तरह संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 मार्च से 28 मार्च तक का अपना कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। बूटा सिंह ने बताया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या चुनाव होने वाले हैं, वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा अपने मंच लगाएगा और लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना संकट बेकाबू, नागपुर में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। नागपुर के पालक प्रभारी मंत्री नितिन राउत ने गुरुवार को ऐलान करते हुए कहा कि शहर में 15 से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि नागपुर में बुधवार को 1710 नए मामले सामने आए थे। 173 दिन बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले एक दिन में आने का यह रिकॉर्ड है। नागपुर नगर निगम ने बुधवार को कहा था कि कोरोना के नए मामले महिलाओं और 20 से 40 आयु वर्ग के लोगों में आ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ने कहा था कि लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। प्रशासन बोला, महामारी को हल्के में ले रहे हैं लोग। नागपुर नगर निगम के कमिश्नर राधाकृष्णन बी ने बुधवार को कहा था कि लोग महामारी को हल्के में ले रहे हैं। बिना उनकी मदद हम इस महामारी पर काबू नहीं पा सकते हैं। सरकार ने सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो हम लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। 14 मार्च तक जारी रहेगी पहले से लगी पाबंदी। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और प्राइवेट ऑफिस को वीकेंड पर बंद करने का आदेश दिया गया था। हालांकि वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली दंगों के लिए बीजेपी जिम्मेदार, आप विधायक अमानतुल्लाह के बयान पर सदन में हंगामा। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगों के मामले पर दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को हंगामा हुआ। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन मुआवजे की रिपोर्ट जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली दंगों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। अमानतुल्लाह ने कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी का नाम लिया, जिस पर बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे। आप विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि दिल्ली दंगे में प्रभावित बहुत लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया था। हमने इसके लिए कोशिश की। 54 लोग मारे गए थे, 11 हिंदू, 43 मुस्लिम थे। दिल्ली सरकार ने एक एक को 10-10 लाख दिए। 244 घायलों को मुआवजा दिया गया। इसके अलावा 7 से 24 प्रॉपर्टी और 1190 कमर्शियल प्रॉपर्टी को मुआवजा दिया गया। अभी तक 27 करोड़ 19 लाख मुआवजा दिया जा चुका है।
आप विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि 47 कमर्शियल प्रॉपर्टी और 66 लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। आजादी के बाद से अब तक 48,000 ऐसे फसाद हुए हैं, ज्यादातर कांग्रेस शासन में हुए हैं। यह पहली सरकार है जिसने एक पीड़ित को ढूंढकर मुआवजा दिया। 1992 के अयोध्या मामले को लेकर देश भर में फसाद हुआ और 2002 में भाजपा के शासन में फसाद हुआ और 2020 में दिल्ली में जो फसाद हुआ वो भी भाजपा के कारण हुआ। आप विधायक अमानतुल्लाह ने नागरी तिवारी और कपिल मिश्रा का नाम लिया, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताई और हंगामा शुरू हुआ। हंगामे के बाद वेल में आए एक भाजपा विधायक को स्पीकर ने मार्शल आउट करने का निर्देश दिया। सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के स्थगित कर दिया गया था। हंगामा करने वाले बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। हालांकि नेता विपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने अमानतुल्लाह खान के बयान से बीजेपी शब्द हटाने की मांग की और अनिल वाजपेयी को वापस बुलाने की। स्पीकर ने अनिल वाजपेयी को सदन में बुला लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अस्पताल में भर्ती ममता की फोटो ट्वीट कर बोले अभिषेक बनर्जी, 2 मई को बंगाल की जनता दिखा देगी ताकत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार शाम को नंदीग्राम में हुए कथित हमले पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। गुरुवार सुबह ही तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने घायल सीएम की एक तस्वीर ट्वीट की। इसमें ममता के पैर पर प्लास्टर बंधा देखा जा सकता है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कल शाम ही कहा था कि नंदीग्राम में कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दिया था, जिसके चलते उन्हें चोट लगी है। ट्वीट में क्या बोले अभिषेक बनर्जी? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उनके अस्पताल में भर्ती होने की फोटो ट्वीट कर कहा, भाजपा तैयार रहो, रविवार 2 मई को बंगाल के लोगों की ताकत को देखने के लिए। इससे पहले बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने घटना के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही ऐलान किया कि गुरुवार को ही टीएमसी के सभी नेता आयोग के सामने इस मामले को उठाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।